अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पल्मोनरी इन्फेक्शंस। ठीक है, पल्मोनरी इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन है वो टीबी और नमोनिया है। इनके अलावा कुछ और फंगल इन्फेक्शंस भी उन्होंने मेंशन किए हैं, बट वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम फोकस जो है वो अपना टीबी और नमोनिया पे ही रखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द ट्यूबरक्लोसिस, इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शियस डिजीज़। इसकी जो कॉजेटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई की कैटेगरी के अंदर आता है। अब इसमें पैथोजेनेसिस ये होती है कि बेसिलाई जब एल्वोलाई के अंदर आते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं। मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स वगैरह सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन वो करते हैं वो ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं जो मैंने मेंशन की हैं: गोन फोकस, गोन कॉम्प्लेक्स एंड रैंकीज कॉम्प्लेक्स। गोन फोकस क्या होता है कि सबसे पहले जब आपके लंग के पेरिफ्री में, ठीक है, सारे ग्रेन्युलोमास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके इकट्ठे होने की वजह से एक बड़ी सी लीजन बन जाती है जिसको हम गोन फोकस कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अगर जो है कैल्सिफिकेशंस वगैरह, यानी कैल्शियम भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और लिम्फ नोड्स भी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर एक होता है रैंकिस कॉम्प्लेक्स। रैंकिस कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आपका जो गोन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अगर फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन दोनों होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको रैंकिस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। गोन फोकस बस ये है कि जब ग्रेन्युलोमास सारे इकट्ठे हो जाएंगे वो एक फोकस बना देंगे जिससे गोन फोकस कहते हैं। वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होगी और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, उसे गोन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। वहाँ पे मज़ीद फाइब्रोसिस वगैरह स्टार्ट होगी तो उसको रैंकिस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें प्राइमरी टीबी भी हो सकता है, सेकेंडरी टीबी भी हो सकता है, और मिलियरी टीबी। 3 टाइप्स हैं इसमें। प्राइमरी टीबी का मतलब ये है कि एक बंदा है जिसको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ टीबी का और अब उसको इन्फेक्शन हुआ है, वो प्राइमरी टीबी है। ठीक है, अब उसमें जो सिम्टम्स आते हैं ना वो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी होती है पेशेंट को। ठीक है, और लंग कोलैप्स हो जाता है, कंसोलिडेशंस, कैविटेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो सेकेंडरी टीबी होता है वो पोस्ट प्राइमरी यानी प्राइमरी के बाद दोबारा हुआ है। अगर तो एक पेशेंट की इम्यूनिटी वीक थी, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन उसको हो चुका है, लेकिन इम्यूनिटी चूँकि वीक है तो उसको दोबारा भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड होगी है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि ज़्यादातर आपका जो एपिक्स है ना अपर लोब का, वो अफेक्ट होता है। कफ, हेमोप्टिसिस, ठीक है, नाइट स्वेट, वेट लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और अगर तो आपको चेस्ट एक्सरे में एक कैविटेशंस या मिलरी पैटर्न मिल रहा है तो वो आपकी एक्टिव इन्फेक्शन की इंडिकेशन होती है। अच्छा, फिर मिलरी टीबी जो होता है इसमें हमारे पास ये होता है कि ब्लड के थ्रू अगर ये आपका ट्रांसफ़र होके आया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है। इसमें आपके फीवर, नाइट स्वेट, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये सब हो रहा है। हेपेटोस्प्लेनोमेगैली तक भी पेशेंट जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर पे। जो टीबी है वो आपका डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करता है, लाइक लिम्फ नोड, जीआईटी, पेरिकार्डियम, सीएनएस, बोन, जॉइंट्स। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट है। जिस तरह मैंने सार्कोइडोसिस में कहा था कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी सबसे पहले तो वो स्किन होगी, इसी तरह टीबी के अंदर जो सबसे पहले चीज़ इन्वॉल्व होती है वो आपकी लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होते हैं वो सर्वाइकल या मीडियास्टर्नल लिम्फ नोड्स होते हैं, और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। इनिशियली आपके नोड्स मोबाइल होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेटेड हो जाते हैं, सख्त से हो जाते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है वो साइनस भी बना सकते हैं, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जीआईटी डिजीज़। जीआईटी में क्या होता है, इलियोसिकल रीजन को इन्वॉल्व करता है। मोस्टली आपका जो क्रोहन डिजीज़ है वो ये करवा सकता है। फिर पेरिकार्डियल डिजीज़ पे आते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन ये करवा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट को, फीवर, नाइट स्वेट्स, ये सब चीज़ें होंगी। और पेरिकार्डियल डलनेस आयरन मिलेगी हमें इन्वेस्टिगेशन पे। फिर हम आ जाते हैं सीएनएस पे। तो सीएनएस अच्छा, पेरिकार्डियल रिलेटेड एक और चीज़ भी है, एंड दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, सीएनएस रिलेटेड मेनिंजाइटिस है या ट्यूबरकुलोमा है, यानी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी बना सकता है। बोन्स एंड जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। स्पाइन को अगर आपकी इन्वॉल्व करेगा ना, मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ करता है उसे पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो लोअर थोरेसिक या लंबर स्पाइन जो इन्वॉल्व होता है, ज़ाहिर है पेशेंट को बैक पेन होगा, कि फोसिस होगी, और अक्सर ये होता है कि वहाँ पे सोयास भी बन जाती है आपके इंग्वाइनल रीजन में। ठीक है, जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, हिप एंड नी जॉइंट और मोस्ट कॉमन जो कि अफेक्ट होते हैं टीबी से। इसमें पॉन्सेट्स आर्थ्रोपैथी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड ये पोली आर्थराइटिस हैं, डिफरेंट आपके जॉइंट्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और
जो है जब पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है उसके फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ये हो सकता है। अच्छा, डायग्नोज किस तरह करते हैं टीबी को? सबसे पहले तो ज़ाहिर है पल्मोनरी टीबी के लिए आपने चेस्ट एक्सरे करना है, उसमें इन्फिल्ट्रेट्स हैं जो टीबी के क्लिनिकल साइंस होते हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट स्प्यूटम स्टेनिंग। स्प्यूटम स्टेनिंग ये है कि डायरेक्ट हम स्प्यूटम की माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव स्मेयर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि टीबी की डायग्नोसिस होगी। इसमें डिफरेंट उन्होंने स्टेनिंग बताई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अगले जो स्टेप होता है वो स्प्यूटम कल्चर होता है, ठीक है, जो कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए रिक्वायर है। तो 3 मॉर्निंग स्प्यूटम स्पेसिमेंस लिए जाते हैं और उसके लिए भी उन्होंने डिफरेंट आगे मेथड्स बताए हैं। सॉलिड मीडिया पे यानी लोमिस्टेन जेंसन स्टेनिंग है या लिक्विड मीडिया वाली है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए जो हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उसमें आपके पास है फ्लूइड एग्जामिनेशन, यानी अगर ब्रेन को इन्वॉल्व करा CSF एग्जामिनेशन, ठीक है। एसाइटिक आपने फ्लूइड ले लेना है, प्लूरल और जॉइंट जो इनके फ्लूइड्स हैं उनकी आपने एग्जामिनेशन करानी है, और टिश्यू, लिवर एंड लंग बोन मैरो बायोप्सिस करवानी है, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेशंस मैनेजमेंट में आपका डॉट्स थेरेपी है, ठीक है। उसका ये पैटर्न होता है कि इनिशियल फेज़ होती है 2 मंथ्स की, जिसमें हम 4 ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, पायरासिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल। फिर कॉन्टिन्यूएशन फेज़ होती है 4 मंथ्स की, जिसमें सिर्फ 2 दी जाती हैं, आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन। और फिर एक एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट होता है 9 to 12 मंथ्स का, वो सिर्फ उनके अंदर देते हैं जो HIV पॉजिटिव होते हैं, या ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है, या मेनिंजाइटिस है, या मिलिरी टीबी है, तो तब हम देते हैं। इसके अलावा मैंने एक उन्होंने सेकंड लाइन ड्रग लिखी है। अच्छा, बुक में आपको ना आइसोनियाज़िड में सबके टॉक्सिसिटी और मैनेजमेंट वगैरह बताया कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ऐसे आपने मैनेज करना है। आइसोनियाज़िड के इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ कि अगर आइसोनियाज़िड की टॉक्सिसिटी होती है ना तो आपने विटामिन B6 देना है, ठीक है। और इसके अलावा एक उन्होंने पायरासिनामाइड की इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सेकेंड लाइन ड्रग जो है उसमें क्यूनिलोन्स है, फ्लोरोक्विनिलोन है या एमिकैसिन वगैरह है। इसके अलावा मैंने मेंशन किया है स्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स का भी थोड़ा बहुत रोल होता है इसके अंदर। और अगर तो ज़ाहिर है पेरिकार्डियल डिजीज़ है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, तो तब आपने स्टेरॉइड्स देने हैं। फिर एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, यानी ड्रग जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट WHO की ये डेफिनेशन है कि वो टीबी जो रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स आइसोनियाज़िड एंड रिफैम्पिन। और एक एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है, जिसमें आपके आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन की भी होती है, लेकिन साथ कैनामाइसिन, कैप्टोमाइसिन, एमिकैसिन में से भी कोई एक होती है, ठीक है। तो इन सब के लिए ज़्यादा डॉट्स थेरेपी ही करते हैं। नेक्स्ट नमूनिया। नमूनिया की 3 टाइप होती हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया एंड वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया। जो क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको बताऊंगी वो ऑलमोस्ट सब में ही होते हैं, यानी प्रोडक्टिव कफ होती है, फीवर, रिगर्स, चिल्स, ठीक है, इनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। नमूनिया के लिए एक स्कोरिंग की जाती है जिसको कहते हैं कर्ब 65, ठीक है, मैंने मेंशन किया है। ये सिविरिटी ऑफ नमूनिया को बताने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको हम कर्ब 65 कहते हैं। इसमें होता क्या है, C फॉर कन्फ्यूजन, ठीक है, तो उसके लिए आपने मेंटल स्कोर देना होता है। U फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, R फॉर रेस्पिरेटरी रेट, B फॉर ब्लड प्रेशर एंड 65 एज एनी मोर देन 65। तो ये डिफरेंट उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए, कुछ वैल्यूज़ हैं, तो कर्ब 65 स्कोरिंग है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। तो इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे ऑब्वियसली सबसे पहले कराएंगे। इसके अलावा जो है वो आपके पास आ जाता है ब्लड टेस्ट सॉरी ब्लड टेस्ट में आपके पास कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, आपने यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल करा लेने हैं, ब्लड कल्चर्स करवाने हैं, ABGs कराने हैं, ब्रोंको एल्वुलर लेवाज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड है तो आप ब्रोंको एल्वुलर लेवाज भी करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैंने लिखा है वीडियो असिस्टेड फ्लोरोथोरेकोस्कोपी, ठीक है, ये मोस्ट एक्यूरेट होती है अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया है तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट मैंने 1 to 3 मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द टाइप। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है उसमें हम मैक्रोलाइड्स देते हैं जिसमें जिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन है, और फ्लोरोक्विनिलोन्स में लिवोफ्लॉक्सेसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। उन्होंने कुछ कंडीशन लिखी हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग, यानी अगर पेशेंट 60 से कम का है या प्रीवियसली हेल्दी है, उसने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है तो आप मैक्रोलाइड्स देंगे, और इससे कॉन्ट्रेरी सिचुएशन में आप फ्लोरोक्विनिलोन देते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड में उन्होंने लिखा है
उन्होंने जो रिजीम्स बताई हैं उसमें एक पेनिसिलिन्स की हैं, सेफेलोस्पोरिन्स की हैं और कार्बापेनिन्स की हैं, ठीक है। तो उनमें से तीनों में से आप कोई भी एजेंट चूज़ कर सकते हैं। फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया के लिए, वैप के लिए जो हम थेरेपी देते हैं, उसमें उन्होंने 3 बताई हैं, ठीक है। यानी पहले आपके पास जो है ना, आपने पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिन, इनमें से एक चीज़ आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इसके 2+3 आई एम सॉरी मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें आपने जो है ना 2 वाली जो कैटेगरी है, बेसिकली जो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इनमें से एक चीज़ आपने ले ली, ठीक है। प्लस आपने फ्लोरोक्विनिलोन, जेंटामाइसिन या जिथ्रोमाइसिन में से एक ले लेनी है, प्लस आपने वेंकामाइसिन या लिंजोलिड में से, ठीक है। तो ये थेरेपीज़ जो हैं वो बेसिकली दी जाती है फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड वन, ठीक है। तो पल्मोनरी इन्फेक्शन से मोस्टली टीबी और निमोनिया ही कॉमन थे। इनकी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको इतनी भी बताऊंगी, और बाकी ड्रग्स की जो डोजेस वगैरह हैं वो तो सारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही ज़्यादा आइडिया होता है। अगर आप अभी याद कर भी लें इवन देन आपको करना पड़ेगा। कुछ उन्होंने फंगल डिजीज़ेस भी बताई हैं, ठीक है। वो मोस्टली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं करती हमारे पास, ठीक है। तो आपने जो मेन अपना फोकस रखना है वो टीबी और निमोनिया पे ही रखना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।